गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो चुका है और उसके सभी पार्ट के सभी वीडियो, शुरुआत के जो पार्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके वीडियो जो महत्वपूर्ण वीडियो हो वही आपको अब मेरे चैनल पर दिखाई देगा। और बाकी तीसरे पार्ट से यानी रोज नामचा से लेकर लास्ट पार्ट जो है बैंक समाधान विवरण, उस पार्ट तक के सभी प्रश्नों के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट अकाउंट उस शीर्षक के अंदर वो रखा हुआ है, टाइटल है उसका, उसमें आप जाएंगे तो आपको सभी पार्ट की वीडियो लाइन सर क्रम से आपको मिल जाएगा। तो आप अपने रिवीजन के लिए, परीक्षा के रिवीजन के लिए, जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी उसे देख सकते हैं। या आने वाले वर्ष में भी अगर कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो भी इनका उपयोग कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से अकाउंट में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे आप अकाउंट पार्ट 1 को अच्छी तरह से सीखा जा सकता है, अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में भी हमारा पाठ 1 से लेकर 4 तक पूरा हो गया है। उसके बाद हमारा पाठ 6 यानी जो हिसाबी पद्धति की धारणाएं, संकल्पनाएं, परिकल्पनाएं और सिद्धांत था वो चैप्टर पूरा हो चुका है। पाठ 8 देशी नामा पद्धति का परिचय वो पूरा हो चुका है। और आज हम सीखने वाले हैं एक और थियोरी का लेसन है, पाठ 10 अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब। पाठ 10 का नाम क्या है दोस्तों? अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब। उसको ही हम एकहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, पाठ 10 एकहरा लेखा प्रणाली। तो जो अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब है उसी को दोस्तों एकहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, वो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम लोग ये पार्ट 10 पूरा करेंगे दोस्तों, हमारा अकाउंट पार्ट 2 में सिर्फ 2 ही लेसन बाकी रहेगा, क्योंकि 7वां और 11वां लेसन कट हो चुका है, तो सिर्फ 2 ही लेसन बाकी रहेगा। पार्ट 5 कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 5 धंधाकीय इकाई का वार्षिक हिसाब और पाठ 9 गैर व्यापारिक संस्था का हिसाब। ये 2 ही चैप्टर बाकी रहेगा, पाठ 5 धंधाकीय इकाई का हिसाब यानी जिसको हम वार्षिक हिसाब कहते हैं, और पाठ 9 गैर व्यापारिक संस्था का हिसाब। और ये दोनों ही चैप्टर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से व्यवहारिक प्रश्न यानी गणना करने वाले प्रश्न, हल करने वाले प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। वार्षिक हिसाब में से 12 मास का प्रश्न, और जो दूसरा जो चैप्टर मैंने आपको कहा गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब, उसमें से 6 या 8 मास के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये 2 चैप्टर बाकी रहेगा जिसे हम बारी बारी से धीरे धीरे एक विस्तार पूर्वक हम उस प्रश्नों को करेंगे, एक एक प्रश्नों को, और उसके जैसा उदाहरण आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, तो आप इस बड़े चैप्टर को, एक कठिन चैप्टर को भी आसान तरह से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज की बात कर लूँ कि आज जो हम सीखने वाले हैं पाठ 10 अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब, एकहरा लेखा प्रणाली। दोस्तों, इसमें नए सिलेबस के अनुसार हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक कि भाई ये एकहरा लेखा प्रणाली की प्रस्तावना, इसका उद्भव कैसे हुआ, उसका अर्थ कि एकहरा लेखा प्रणाली क्या है और उसके लक्षण। सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आप एकहरा लेखा प्रणाली का अर्थ और उसके लक्षण के बारे में सीखेंगे, और दूसरे वीडियो के माध्यम से एकहरा लेखा प्रणाली का उपयोग और उसकी मर्यादाएं, कुछ मर्यादाएं भी हैं, उसकी मर्यादाओं के बारे में आप सीखेंगे। इन 2 वीडियो के माध्यम से हमारा ये पाठ 10 जो है अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब, ये हमारा पूरा हो जाएगा। और जैसे ही हमारा पूरा हो जाएगा फिर हमारा 2 ही चैप्टर बाकी रहेगा, एक धंधाकीय इकाई का वित्तीय पत्रक यानी वार्षिक हिसाब और पाठ 9 गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब। तो चलिए अब आगे का जो वीडियो है वो हमारे स्कूल में इंटर्नशिप करने के लिए आई हुई बीएड की टीचर माधुरी यादव टीचर। दोस्तों, जो भी थियोरी का चैप्टर है वो आसानी से समझा जा सकता है, उसके टॉपिक को नोट किया जा सकता है, इसलिए मैंने जो भी इंटर्नशिप करने के लिए जो बीएड की टीचरें आती हैं उन्हें भी पढ़ाना होता है बच्चों को। तो इस बार ऑनलाइन के माध्यम से एक्स रिकॉर्डर के माध्यम से उन्होंने वीडियो बनाया है। अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से आप ये सीखेंगे, जिसमें पहले वीडियो में आप एकहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, उसके लक्षण के बारे में सीखेंगे, और दूसरे वीडियो के माध्यम में से आप एकहरा लेखा प्रणाली के उपयोग और मर्यादाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अब आगे टीचर के वॉइस में आप वीडियो के माध्यम से एकहरा लेखा प्रणाली का अर्थ और लक्षण देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आज हम चैप्टर नंबर 10 अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब के बारे में अभ्यास करने वाले हैं। अपूर्ण मतलब अधूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एकहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, एकहरा लेखा प्रणाली के लक्षण। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं।
समानता व्यापारी इकाइयों, धंधाकीय इकाइयों या हिसाब तैयार करने के लिए उनके द्वारा आर्थिक व्यवहारों की दो असर दी जाती है। समानता, कोई भी व्यापारी होते हैं उनके धंधाकीय जो इकाई होता है वो हिसाब तैयार करने के लिए है ना, उनके आर्थिक व्यवहारों की हमेशा दो एंट्री दी जाती है। डबल एंट्री करके वो हिसाब तैयार करते हैं, जिसके द्वारा इकाई के सभी द्विलेखा पद्धति के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिसके द्वारा है ना कोई भी इकाई की सभी जो हिसाबी लेखा होती है उसके है ना द्विलेखा पद्धति के अनुसार ही तैयार होते हैं। कुछ छोटे व्यापारी होते हैं जैसे कि लारी वाले हुए, गल्ले वाले हुए, फेरिया वाले हुए या फुटकर धंधा करने वाले अपने हिसाब का संपूर्ण द्विलेखा नामक पद्धति के अनुसार नहीं रखते हैं। जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, लारी वाले हुए, गल्ले वाले हुए, फेरिया वाले हुए या फुटकर हुए या फिर चाय वाला हुआ, ये सब है ना अपने द्विलेखा नामक पद्धति के अनुसार हिसाब को नहीं रखते हैं, कारण कि उनका उद्देश्य बहुत ही मर्यादित होता है। क्या होता है? उनका उद्देश्य बहुत मर्यादित होता है, जैसे कि लाभ या हानि कितना हुआ है, या फिर दिन या मास के अंत में रोकड़ शेष कितनी हुई है, किसके पास से कितनी रकम लेनी है, किसे कितनी रकम चुकानी है वगैरह, ये सब है ना उनके आर्थिक व्यवहार बहुत मर्यादित होते हैं। ये अपनी सभी आर्थिक व्यवहारों की द्विलेखा असर नहीं देते हैं। ये अपने है ना सभी आर्थिक व्यवहारों की हमेशा डबल एंट्री नहीं करते हैं। आवश्यकता के अनुसार वे कितने ही व्यवहारों को केवल एक ही असर बही में देते हैं। बस उनको जितनी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से वो एक ही असर दे के वो अपनी बही में नोट करते हैं। इस प्रकार छोटे व्यापारी अपनी जरूरत के अनुसार अधूरी टिप्पणी के साथ हिसाब या बही रखते हैं। इस प्रकार जो छोटे व्यापारी होते हैं वो अपनी ज़रूरत के अनुसार छोटी सी नोटबुक में या फिर ना एक बही रखते हैं, जिसमें वो हिसाब लिखते हैं। डेली की आवक हो कितना हुआ, डेली का खर्च कितना हुआ, ये सब है ना एक बही में रखते हैं। ऐसे हिसाब अपूर्ण या अव्यवस्थित स्वरूप में होते हैं। ऐसे हिसाब किस में होते हैं? अपूर्ण या अव्यवस्थित स्वरूप में होते हैं, मतलब अधूरी होती है और कभी भी व्यवस्थित रूप में नहीं होती है। उसे अपूर्ण जानकारी पर से हिसाब की पद्धति, जिसे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड, उसमें हिसाबों के नियम के अनुसार स्वरूप दिया जाता है, जिसे है ना 11 लेखा पद्धति के रूप में जाना जाता है। 11, तो आपको समझ में आया होगा कि 11 लेखा पद्धति मीन्स जिसकी एक ही एंट्री दी जाती हो, डबल एंट्री नहीं दी जाती हो। तो 11 लेखा पद्धति को हम इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री, मीन्स एक ही जिसकी है ना एक ही एंट्री हम बही में लिखते हो उसे 11 लेखा पद्धति कहते हैं। जो छोटे व्यापारी होते, फुटकर व्यापारी होते या गल्ले वाले हुए या फिर चाय वाले हुआ, वो सब है ना रोकड़ बही या खाता बही बनाकर उसमें रोकड़ व्यवहार का एक ही एंट्री देता हो, मतलब उसकी आवक जावक कितनी हुई, ये सब उनके जो मर्यादित हैं उसमें एक ही एंट्री दे के वो अपने आवश्यकता, जितनी उनकी आवश्यकता होती बस उतने ही करते हैं, उसे हम 11 लेखा पद्धति कहते हैं। ये सामान्य भाषा में है। आइए हम देखते हैं उसका अर्थ। 11 लेखा पद्धति का अर्थ, छोटे व्यापारी द्वारा द्विलेखा नामक पद्धति के अनुसार संपूर्ण हिसाब तैयार न करके मात्र रोकड़ या खाता बही बनाकर उसमें केवल रोकड़ व्यवहार और व्यक्तिगत खाता से संबंधित व्यवहार ही लिखे जाते हैं। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो द्विलेखा नामक पद्धति के अनुसार अपनी हिसाबों को तैयार नहीं करते हैं, मात्र वो रोकड़ बही या खाता बही बना करके उसमें केवल रोकड़ व्यवहार या व्यक्तिगत खाता से संबंधित व्यवहार ही लिखते हैं। उसमें धंधे के सभी व्यवहारों की दोहरी असर नहीं दी जाती है। जो
एकारा लेखा पद्धति होती है उसमें डबल एंट्री नहीं की जाती है, मात्र सिंगल एंट्री ही की जाती है। धंधे की आवश्यकता के अनुसार कुछ व्यवहारों के केवल एक ही असर दी जाती है, जितनी उनकी आवश्यकता हो वो उसी हिसाब से वो एक ही एंट्री दी जाती है, इसलिए इसे एकारा लेखा पद्धति भी कहते हैं। वास्तव में एकारा हिसाबी पद्धति जैसी हिसाब रखने की कोई स्वतंत्र पद्धति नहीं है। आइए एकारा लेखा प्रणाली के लक्षण को हम देखते हैं। तो पहला है द्विलेखा नामक पद्धति का सिद्धांत। द्विलेखा नामक पद्धति का सिद्धांत, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि द्विलेखा नामक पद्धति का सिद्धांत यानी कोई नियम, कोई पर्टिकुलर जो यूज होता हो। तो एकारा पद्धति में व्यापारी द्वारा जिस व्यवहार की दो असरें दी जाती है वहाँ द्विलेखा नामक पद्धति का ही उपयोग होता है। कभी कभी क्या होता है कि एकारा पद्धति में व्यापारी है ना, जिस व्यवहार की अगर डबल एंट्री करना चाहता हो वहाँ पे द्विलेखा नामक पद्धति द्विलेखा नामक पद्धति का ही सिद्धांत उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे माल या संपत्ति आए तो उधार और जाए तो जमा, तो उसकी डबल एंट्री होगी तो वो द्विलेखा नामक पद्धति के सिद्धांत का ही उपयोग करेगा। और दूसरा है फुटकर धंधा करने वाले। समानता फुटकर धंधा करने वाले या छोटे व्यापारी ही एकारा लेखा पद्धति के अनुसार हिसाब रखते हैं। जो पहले आपको बता दिया गया था कि फुटकर धंधा करने वाले छोटे व्यापारी ही एकारा लेखा पद्धति के अनुसार अपने हिसाब किताब रखते हैं। और तीसरा है एकारा लेखा और द्विलेखा का मिश्रण। तो एकारा और द्विलेखा पद्धति का जो है ना वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। तो इस पद्धति में सभी व्यवहारों की एक असर नहीं की जाती है, कुछ व्यवहारों की असर जबकि शेष व्यवहारों की दोहरी असर की जाती है। मतलब इस एकारा लेखा और द्विलेखा का जो मिश्रण है इसमें एक ही व्यवहारों की असर नहीं की जाती है। कुछ व्यवहारों में या शेष व्यवहारों में उसकी डबल एंट्री भी की जाती है। चौथा है आवश्यकता के अनुसार चौपड़े। व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार मर्यादित चौपड़े जैसे रोजमेल या खाता बही रखता है। पांचवा है समानता देखने को नहीं मिलती। इस पद्धति से हिसाब तैयार करने वाले व्यापारी की रीति या पद्धति में कोई समानता देखने को नहीं मिलती है। कोई केवल रोकड़ बही ही रखता है तो कोई सहायक बही भी तैयार करता है। जो फुटकर व्यापारी होते हैं इनके बीच ना कोई समानता देखने को नहीं मिलता। ये कैसे भी हिसाब लिखते हैं, सब अपने अपने मर्जी के अपने अपने अनुसार ही हिसाब तैयार करते हैं। इनमें कोई भी समानता देखने को नहीं मिलती है। बस इनके पास एक छोटी सी है ना रोकड़ बही ही और या फिर सहायक बही इनके पास से प्राप्त हमें हो सकती है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने प्रूफ नहीं है, कानूनी तौर पे इनके पास प्रूफ नहीं हो सकता कि हम कहीं पे कुछ दिखा सकें। बस इनके पास एक छोटी सी नोटबुक होती है, उसमें ही ये अपने दिन के आवक और जावक लिखते हैं। ये फुटकर व्यापारियों में समानता देखने को मिलती है, जैसे कि चाय के लारी वाले लिखते हैं या फिर फेरी वाले A to Z। उसमें जो छोटे फुटकर व्यापारी आ गए, फेरी वाले, चाय वाले, गल्ले वाले, ये सब इनके पास एक नोटबुक होती है जिसमें वो डेली की अपने आवक और जावक या किसके पास से कितनी रकम लिखनी ये सब लिखते हैं। तो इनके पास सबके है ना लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं और वो अपने हिसाब के अनुसार ही लिखते हैं। तो इनमें बस एक ही समानता देखने की मिलती है कि इनके पास है ना एक रोकड़ बही प्राप्त हो सकती है और दूसरा सहायक बही प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इनके पास से कोई भी प्रूफ हमें प्राप्त नहीं होता। और छठा है अपूर्ण लेखा। इस पद्धति में व्यापारी द्वारा सभी व्यवहारों का संपूर्ण लेखा नहीं रखा जाता है। कुछ व्यवहारों का
लेखा अपूर्ण होता है, अर्थात ऐसे व्यवहारों की केवल एक ही असर हिसाबों में दी जाती है। सातवां है आंतरिक व्यवहारों का लेखा। इस पद्धति में धंधे के आंतरिक व्यवहारों की कोई असर नहीं दी जाती है, जैसे संपत्ति पर घिसाई, पूंजी का ब्याज वगैरह।